गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम रतन सिंह है और टाइम के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज के इस सेशन में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को लर्न करेंगे और मुझे यकीन है आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और पढ़ाई में अपने आप को लगाए हुए हैं। तो आज जो है ग्रामर का एक कोई भी पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन का एक स्टार्ट कर लेते हैं कोई एक पोर्शन, और हम लोग लर्न करते हैं कि एसएससी सीजीएल में उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ मैं आपको कॉमन एरर क्वेश्चंस जो प्रोनाउन पे बेस्ड होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। एक दो क्वेश्चन बताता हूँ और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे और फिर हम उसको किस तरह से उसको हमें हैंडल करना है उसकी हम बात करेंगे। तो पहले दो चार क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, शी prides on her beauty, full stop। दूसरा, Socrates acquitted with courage and virtue। और हम दो ही सेंटेंस की बात करते हैं इसमें। तो जैसे आपने लिखा शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, और अगर हमने इसको तीन पार्ट में कर दिया, जैसे कि क्वेश्चन हमारे सिविल उसमें आता है सीजीएल में ABC पार्ट, A, B and C पार्ट्स, तीन पार्ट्स में जो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। और जो फोर्थ पार्ट है D जो है, ये तो आपको मालूम है A, ये है B और ये C, और एक पार्ट और होता है D जिसमें कि नो एरर क्वेश्चंस। तो शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, ये जो हमने सेंटेंस लिखा हुआ, तो इनमें से अगर हम देखें तो किस पार्ट में गलती नज़र आ रही है। तो इसमें जो है B पार्ट में गलती या A पार्ट में गलती, आपको क्या लगता है किस पार्ट में गलती आ रही है? तो इसमें हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे B पार्ट में गलत करेंगे इसमें, और क्यों करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसी तरह से सेकंड वाला जो हमने लिखा, सोक्रेटिस अक्विटेड विद करेज एंड वर्च्यू। सोक्रेटिस ने अक्विट करा, मतलब यहाँ पे बिहेव करा, करेज एंड वर्च्यू के साथ बिहेव करा। तो इस सेंटेंस में भी ये भी सेंटेंस, मतलब हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है दोनों के दोनों सेंटेंस। हालांकि ऐसा लगता होगा कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, बल्कि जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं इसका करेक्शन कर देता हूँ बच्चों। इसमें जो है शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी, यहाँ पे जो हम करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी। और दूसरा वाला में सोक्रेटिस अक्विटेड हिमसेल्फ विद करेज एंड वर्च्यू। सो इस बात को हम अगर हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं बच्चों, तो अब आप देखो हम इसको करेक्ट करेंगे। शी प्राइड्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम, शी प्राइड्स, इसको मैं जरा डिलीट कर दूं। ओके, तो हम लिखेंगे, करेक्ट इंग्लिश बनेगा शी प्राइड्स, और यहां पे आप इंसर्ट कर दो हरसेल्फ, शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी। ये करेक्ट इंग्लिश बना है। तो यही चीज हमने आपको सब, अब ये बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि शी प्राइड्स हरसेल्फ यहाँ पे लगाने की क्यों जरूरत पड़ी। और इसमें भी सेकंड वाला सेंटेंस में भी अगर आपने देखा सोक्रेटिस अक्विटेड विद करेज एंड वर्च्यू, तो इसमें भी हमने बोला आपको कि अक्विटेड के बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा हिमसेल्फ विद करेज एंड वर्च्यू। तो ये दोनों स्टेटमेंट में हमने आपने देखा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ पे हमने हर सेल्फ टर्म को यहाँ पे क्यों लिखा। उसी तरह से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे एक वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसमें हिमसेल्फ और इसमें हर सेल्फ का इस्तेमाल हमने क्यों करा। तो ये ग्रामर का कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको इस तरह से कहने को सजेस्ट करता है। तो अब हम इस बात को स्टार्ट करेंगे। मुझे यकीन है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग प्रोनाउन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हम उसको शुरुआत करने वाले हैं।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऐसा क्यों हुआ उस बात को हम देखते हैं। ओके ओके चलिए। सो जो टॉपिक है आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए साहब इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के। ओके आपने एक टर्म सुना होगा पर्सनल प्रोनाउन। जैसे पर्सनल प्रोनाउन जो आपने पढ़ा होगा, आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये एक पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे हम इनको जानते हैं। तो इनके साथ हम कुछ एक टर्म, जैसे पर्सनल प्रोनाउन का एक फॉर्म होता है आई का, एक फॉर्म होता है माई, और ही का एक फॉर्म होता है हिम, और शी का एक फॉर्म होता है हर, उसी तरह से यू का एक फॉर्म होता है यू, योर। तो इनके साथ जब इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ जब हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, एक टर्म है सेल्फ, इस सेल्फ को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक नया कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? एक तो ये पर्सनल प्रोनाउन आपने टर्म यूज करा और इनके साथ सेल्फ को हमने जोड़ने की बात करी, तो एक कंपाउंड वर्ड बनेगा। तो जब ये कंपाउंड वर्ड बनता है तो इस कंपाउंड वर्ड को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो ये इन दोनों को मिला के, मतलब माई, हिम और हर, योर, उसी तरह से आर, इस तरह को आप यू, इट, इसको आप इसके साथ सेल्फ को आप जोड़ोगे, या कहीं कहीं पे सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स को हम जब जोड़ेंगे तो उससे एक टर्म बनेगा, उसका नाम होगा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तो आप समझते हैं, ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और कंपाउंड इसलिए जब कभी भी हम 2 या 3 छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ के एक नए वर्ड को क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसे वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लर्न करा होगा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो उसमें कई सारे वर्ड्स को हमने जोड़ा हुआ है और एक वर्ड बनाया हुआ है, इसलिए उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कंपाउंड इसलिए है कि इन पर्सनल प्रोनाउंस के साथ हमने सेल्फ का इस्तेमाल करा हुआ है। और क्या बनेगा अगर आप इनके साथ सेल्फ को जोड़ोगे तो क्या बनता है बच्चों? माई के साथ अगर आपने सेल्फ का इस्तेमाल करा तो माई सेल्फ, और हिम के साथ करा आपने हिम सेल्फ, और हर के साथ हर सेल्फ, इस तरह से। तो ये जो टर्म बनता है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और अगर आपने योर के साथ करा तो योर के साथ बनता है योर सेल्फ, या इसका प्लूरल भी बनता है योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। तो ये जितने टर्म्स हमने लिखा हुआ, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, या फिर माई सेल्फ या हिम सेल्फ या हर सेल्फ, आर सेल्फ्स, इट सेल्फ, ये जो टर्म्स हैं इन सारे टर्म्स को हम बोलते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। और इसलिए पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं कि ये सब पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये देखिए सब पर्सनल प्रोनाउन है, योर, माई, हिम और हर, और इनके साथ हमने एक टर्म यूज कर जोड़ा है और वो सेल्फ है। मेरा ख्याल से आप इस टर्म को समझ गए, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज होता है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके अब जो है बच्चों, जब कभी भी, अब हम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं। एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई भी एक सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, कोई भी सेंटेंस जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका सबसे बेसिक एक जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट लिखा तो ऐसे वर्ब, ये जो वर्ब हमने यूज करा, ये जो वर्ब हमने यूज करा, इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, ये आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव क्यों बोलते हैं कि ये जो एक्शन है, ये एक्शन, ये जो डू वर्ब एक्शन वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। और वर्ब जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है, वर्ब का एक्शन कौन परफॉर्म करता है बच्चों? सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट कर्ता बोलते हैं, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एक्शन को यही करता है, ये जो वर्ब है एक्शन वर्ड उसको यही करता है, इसीलिए इसका नाम ही हम कर्ता रखते हैं। और जब कभी भी इस जो भी एक्शन ये परफॉर्म करता है, कौन? सब्जेक्ट जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, इसको पास ओवर करता है किसी के ऊपर, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको जरा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। सब्जेक्ट काम करता है,
ये एक्शन वर्ड है और ये सब्जेक्ट है, ये काम करेगा, और जो ये काम जिसने करा वो काम किसी के ऊपर पास ओवर करेगा। तो पास ओवर करना मतलब ट्रांजिट करना। ट्रांजिट करने का मतलब होता है एक्शन को यहां से उठा के किसी और को देना। अब एग्जाम्पल में आपको देता हूं। अब मैंने यहां पे एक टर्म लिखा, राम किल्ड, राम किल्ड। तो आप बहुत आसान शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पे। आप देखो, किल हम जानते हैं किलिंग एक्शन वर्ड है, इसको किसने परफॉर्म करा? राम ने करा। और जो किलिंग एक एक्शन वर्ड है, इसको ये क्या करे? पास ओवर करा जा रहा है। तो पास ओवर किसके ऊपर करा जा रहा है? राम किल्ड रावण समवन। तो उस एक्शन को रिसीव कौन करता है? राम के इस किलिंग के एक्शन का रिसीवर कौन है? तो रिसीवर है रावण। आपने ऐसे भी पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है। यानी कि एक्शन को परफॉर्म करेगा सब्जेक्ट करता, और एक्शन को रिसीव करेगा ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर। सो इस वर्ब जो किलिंग वर्ब है, किलिंग जो एक्शन वर्ड है, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए हम किल को कौन सा वर्ब बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। कौन सा वर्ब बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पढ़ाना तो हमने शुरू करा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। तो अब अभी जो हमने बात करी, अब उसको यहाँ पे हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, इसको मैं मिटाता हूं बच्चों। ओके, सो अब क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। अब वापस आइए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कब है, इस बात को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। एक बात हमने समझा कि सब्जेक्ट मतलब डूअर जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, उसको जो रिसीव करेगा वो रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। अब रिफ्लेक्सिव टर्म को मतलब यहां पे इसको हम समझते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ एक टर्म रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक करना, किसी भी एक्शन को कहीं से वापस रिसीव करना या किसी भी चीज के डायरेक्शन को चेंज करना। तो होता क्या है, जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लिखा और वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा, तो ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये कोई सब्जेक्ट मतलब कोई भी है और ऑब्जेक्ट कोई और है। मतलब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे सब्जेक्ट का नाम है ए, सब्जेक्ट का नाम है ए, और ऑब्जेक्ट जो यहां पे है उसका नाम है बी, और एक हम वर्ब यहां पे कोई एक्शन टर्म लेते हैं, हर्ट करना या स्कोल्ड करना या अब्यूज करना। तो हमने लिखा, एक सेंटेंस बना यहां पे, रवि, ए मतलब यहां पे चलो हम रवि मानते हैं, ए रवि, ओके, रवि स्कोल्ड्स, रवि स्कोल्डेड विक्रम, रवि स्कोल्डेड विक्रम। अब आप यहां पे देखो, ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। TR मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, समझ गए होंगे आप, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये स्कोल्ड टर्म जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका ए, आप देखिए यहां पे ए मतलब रवि, बी मतलब विक्रम। काम करने वाला कौन है? ए है, रवि है, और उस एक्शन को रिसीव किसने करा? विक्रम ने करा। मतलब आप इसके कंस्ट्रक्शन को समझें अगर आप, तो डूअर कोई और है और रिसीवर कोई और है। डूअर रवि है ए और रिसीवर विक्रम है बी, मतलब दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, दो अलग अलग एंटिटीज हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जिस आदमी ने एक्ट करा है वो वापस उसको रिसीव करे? यानी कि इस एक्शन को पास ओवर तो करा जा रहा है लेकिन उसको मोड़ के वापस घुमा दिया जा रहा है। मतलब आप हम इसको इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि रवि स्कोल्डेड हिमसेल्फ, रवि स्कोल्डेड हिमसेल्फ। अब बच्चों, अब आप समझ गए होंगे बात को कि अब इन दोनों सेंटेंस में फर्क आप देखो। ये इसको मानते हैं फर्स्ट वन, इसको मानते हैं सेकंड वन। तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, जबकि दूसरे वाला सेंटेंस में ये जो एक्शन जो इसने परफॉर्म करा रवि ने, वो रवि की तरह ही वापस रिफ्लेक्ट कर दिया गया, मतलब मोड़ दिया गया इस बात को। मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, इसने एक्शन परफॉर्म करा और ये इसके पास पहुंचा और वापस इसी के पास आ गया। मतलब डूअर जो डूअर है वही रिसीवर है, जो डूअर है वही रिसीवर है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों एक ही आदमी है। और इसमें आप देखो, सब्जेक्ट कोई और है, ऑब्जेक्ट कोई और है, दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो अलग अलग लोग हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है आप इस बात को समझ गए होंगे सारे बच्चे कि जब कभी भी हमने अब देखिए एक बात यहाँ पे थोड़ी सी और बनती है कि स्कोल्ड को तो मैंने ट्रांजिटिव वर्ब बोला। ट्रांजिटिव वर्ब आपने पढ़ा होगा, वो वर्ब होता है जो एक्शन को
पास ओवर करता है। पास ओवर का मतलब हुआ सब्जेक्ट के एक्शन को वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट करना, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आपने एक टर्म और पढ़ा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब होता है उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट मीनिंग को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसके बाद कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा शी डाइड, तो शी डाइड जब हमने लिखा तो डाई एक एक्शन वर्ड है, जिसका बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा कि शी डाइड और कोई भी ऑब्जेक्ट उसको फॉलो नहीं करता। बेहद ही आसान है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। अब ये जो वर्ब है स्कोल्डेड, वो हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। लेकिन सवाल ये है, जब कभी भी किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन के आ जाए, तो ऐसे वर्ब को, इस वर्ब को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब। रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब। मेरा ख्याल है बच्चों अब आप बेहद बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि ये स्कोल्ड यहां पे जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि नीचे वाले सेंटेंस में स्कोल्ड जो है रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब है। और हम इसका आपको दोनों सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, और हम इसका एक एग्जाम्पल आपको हम और देते हैं, और फिर हमने जो 2 क्वेश्चन शुरू में करा था उस बात पे हम फिर वापस आएंगे। ओके, ओके, इसको भी मिटा देते। अब आप देखो, अब एक हम एक्शन वर्ड लेते हैं। जैसे आपने लिखा स्कोल्ड या कर्स, तो शी cursed her friend, her friend, she cursed her friend, okay, and she cursed himself। अब बच्चे लोग, अब आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी, दोनों में आप गौर करिएगा। यहां पे सब्जेक्ट मतलब डूअर जो है शी, और इसके एक्शन वर्ड वी, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज करा गया है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद हमेशा क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि एक्शन को पास ओवर करेगा, और डूअर एक्शन को पास ओवर करेगा तो कोई ना कोई रिसीवर होगा। ओके, सो अब आप यहां पे देखो शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और फ्रेंड, हर फ्रेंड जो टर्म आपने यूज करा उस एक्शन को रिसीव करता है। सो ये यहां पे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने इसको यूज करा। तो शी कोई और है और हर फ्रेंड कोई और है, 2 अलग अलग लोग हैं। ओके, अब आप नीचे वाला सेंटेंस को देखो, शी cursed herself, himself नहीं, यहां पे herself को यूज में लेंगे, she cursed herself। ओके, अब आप यहां पे देखो, इसमें जो सब्जेक्ट है और यहां पे जो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप देखो, जिसने एक्शन को परफॉर्म करा वही यहां पे एक्शन को रिसीव कर रही है, मतलब जो डूअर है और जो रिसीवर है एक ही है। जबकि पहला वाला सेंटेंस में आप देखो, जो डूअर कोई और रिसीवर कोई और है। तो अब हम बात करेंगे, ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब है, TR वर्ब, ट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब। ओके, अब ये जो इसको मैं ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब। रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब मतलब रिफ्लेक्सिव वर्ब है। मेरा ख्याल है अब हमने आपको मेन बात बता दी है कि वर्ब्स, कुछ एक वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं और रिफ्लेक्सिवली भी यूज होते हैं। अब जो हम मेन बात करेंगे बच्चों प्रोनाउन में, अब हम वापस प्रोनाउन की बात करेंगे। मुझे यकीन है आप इसको समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब क्या होता है। एक बार मैं इसको फिर से रिकैपिचुलेट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि देखिए, जब कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरा, इसमें सब्जेक्ट कोई और है और ऑब्जेक्ट कोई और है। अब हम दूसरा कंस्ट्रक्शन यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस केस में थोड़ा इनसे फर्क है, वो ये है कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। इस केस में इसको हम ट्रांजिटिव नहीं बोल के हम इसको रिफ्लेक्सिव वर्ब बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब बोल देते हैं। सो ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट कोई और एंड ऑब्जेक्ट कोई और ये हुआ रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट कोई और
और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम, इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हुआ। मेरा ख्याल है हम ट्रांजिटिव वर्ब और रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब को हम समझ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो हम प्रोनाउन में इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखो बच्चों, अब मेन एक कॉन्सेप्ट में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड ओनली रिफ्लेक्सिवली। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर इस पे हम आपको बता रहे हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड ओनली रिफ्लेक्सिवली। कुछ एक नीचे भी हम वर्ब्स लिखने जा रहे हैं, उन वर्ब्स को हम सिर्फ ओनली रिफ्लेक्सिवली का मतलब होगा बच्चों कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। इसको हम इसको बोलेंगे ओनली रिफ्लेक्सिवली। ये रिफ्लेक्सिवली वर्ब होगा। ये तो आप समझ गए, जब सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों एक ही है, सेम है, तो हम उसको बोलेंगे, इस वर्ब को हम रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब बोलेंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं कि कुछ एक वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मीनिंग के साथ, एक वर्ब के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, ये आप जानते होंगे। एक वर्ब के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वो जो मीनिंग होते हैं, एक पर्टिकुलर मीनिंग जब वहां पे वो वर्ब प्रोड्यूस करेगा, बताएगा उस पर्टिकुलर मीनिंग को, तो उसको हम रिफ्लेक्सिवली ही यूज करेंगे। और रिफ्लेक्सिवली ही यूज करेंगे का मतलब हुआ, जब कभी भी उस वर्ब को हम यूज करेंगे तो उसके पहले जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन के आएगा। और जब वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो इसको हम यहां पे बोलेंगे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि उसमें माई, योर, हर, हिम, इट, इनके साथ जब कभी भी हम सेल्फ को जोड़ देंगे, दो वर्ड को मिला देंगे, तो एक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन टर्म बनेगा। ओके, तो अब वो वर्ब्स कौन कौन से हैं उस आपको मैं पहले बता दूं। वो वर्ब्स कौन कौन से हैं उसको हम लोग लिखते हैं पहले। इसमें सबसे पहला वर्ड है एब्सेंट। अब एब्सेंट एज अ वर्ब, मैं एब्सेंट, देखिए बच्चों, एब्सेंट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। एब्सेंट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्ब्स की, ओनली वर्ब्स की। तो एब्सेंट दूसरा, पहले हम वर्ब्स को लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अवेल एक दूसरा वर्ब है, अवेल। तीसरा वर्ब है अक्विट, अक्विट। चौथा वर्ब है बिहेव, बिहेव। और अब पहले मैं इसका मीनिंग लिखा दूं इन चार वर्ड का। ये तो आप जानते हैं, अवेल का मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ, टेक एडवांटेज ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना। अवेल का मतलब हिंदी में आप बोलेंगे, इसका अवेल का मतलब होता है किसी चीज का एडवांटेज लेना, मतलब फायदा उठाना। अक्विट का यहां पे मीनिंग, अक्विट के दो मीनिंग्स होते हैं, यहां पे मीनिंग हमको एक ही बताना। और अक्विट का एक मीनिंग होता है बिहेव करना, बर्ताव करना। अक्विट का एक मीनिंग होता है बर्ताव करना, और अक्विट का दूसरा मीनिंग होता है रिहा करना। किसी को सेट समवन फ्री फ्रॉम द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट समवन, तो उसको भी हम अक्विट बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अदालत ने उसको सचिन बजे को अक्विट कर दिया, या जो वहाँ पे मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, या अनिल देशमुख जो वहाँ का एक्स होम मिनिस्टर है, उसके लेबल, उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस लेबल करे गए थे, से उसको अक्विट कर दिया। तो अक्विट करना का मतलब हुआ रिहा करना। अक्विट करना इज टू रिहा करना। वो अब सवाल क्या है कि हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं अक्विट का मीनिंग, वो बिहेव होना चाहिए। अक्विट का मीनिंग जब बिहेव यानी बर्ताव करना होगा, तभी ये कैसे यूज होगा? रिफ्लेक्सिवली यूज होगा। ओके। और अवेल के भी कई मीनिंग होते हैं, लेकिन अवेल का मीनिंग जब किसी बात का फायदा उठाना यानी कि एडवांटेज लेना होता है, तभी अवेल को हम रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे। ओके। और बिहेव का मतलब तो आप जानते हैं, बर्ताव करना। तो ये चार वर्ब्स हमने लिखा है, इन चारों वर्ब्स को हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे इन मीनिंग के साथ। एब्सेंट और बिहेव तो आप जानते हैं। अक्विट का मीनिंग भी जब
बिहेव होगा तभी रिफ्लेक्सिवली यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और अवेल का मतलब भी जब फायदा उठाना होगा तभी ये रिफ्लेक्सिवली यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके बच्चों, सीजीएल मेंस में आपने अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है तो सीजीएल मेंस में ये जो पुराना हमने शुरू में जो क्वेश्चंस लिखा था, एक पहला ऊपर वाला शी प्राइड्स वाला, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने कभी इस प्रोनाउन पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा तो आपको मिला होगा। ओके, तो अब हम बाकी के और कुछ एक वर्ब्स है वो पहले मैं लिखाता हूं, फिर मैं आपको इस पे एग्जाम्पल कराऊंगा। ओके, सो अब जो है दूसरा, ओके नेक्स्ट जो वर्ब है बच्चों, दैट्स प्राइड, दूसरा प्लूम, prostrate, resign, और तीसरा reconcile। ये 5 वर्ड्स और हैं और इनका भी मीनिंग मैं बता दूं। प्राइड और प्लूम का एक ही मीनिंग है। हिंदी में अगर आप बोलेंगे अपने पर्सनैलिटी को पे लेके, अपना जो एक फिजिकल अपीयरेंस है उसको लेकर के कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, या अपने उनके अंदर कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटी है जो बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी है, उनके अंदर कोई विशिष्ट अनोखा सा क्वालिटी है, उसको लेकर भी कुछ लोग अपने ऊपर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। तो इन दो जो टर्म को आपने लिखा है प्राइड एंड प्लूम, इसका मतलब होता है गर्व महसूस करना, गर्व करना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ के होने पे गर्व करना, खास करके फिजिकल अपीयरेंस बढ़िया हो या कोई ऐसी क्वालिटी हो बहुत अच्छी तो उसके ऊपर गर्व करना, तो उसको हम प्राइड बोलेंगे या प्लूम बोलेंगे, दोनों एक ही मीनिंग यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ओके बच्चों, यही मीनिंग प्रोड्यूस करेगा। अब प्रोस्ट्रेट एक वर्ड होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि एक पोस्चरिंग, आपकी पोस्चरिंग मतलब स्टेट ऑफ बॉडी, आपका जो बॉडी, आपकी जो पोस्चरिंग होती है कुछ इस तरह होती है जो बड़ा ही सबमिसिव होती है। सबमिसिव मतलब बहुत सा किसी के सामने सरेंडर करा हुआ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कभी भगवान के उसमें हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग भगवान के सामने बहुत ही सबमिसिवली बिहेव करते हैं, मतलब उनकी मूर्ति के सामने वो फ्लैट मतलब पेट के बल लेट जाते हैं। तो वो जो उनका एक पोस्चरिंग है बॉडी का, वो कैसा है, बिल्कुल ही सरेंडर कर जाने की स्थिति में हम उसको रहते हैं वो। तो इसको हम बोलते हैं दंडवत प्रणाम करना या नतमस्तक हो जाना। नतमस्तक होना मतलब किसी के अथॉरिटी के सामने बिल्कुल सबमिसिव पोस्चर धारण कर लेना या बिल्कुल सरेंडर कर जाना किसी के सामने। तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं प्रोस्ट्रेट। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर जाना, उसके साथ उसको मान लेना कि आप सुपीरियर हो और मैं बहुत इन्फीरियर हूँ और मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं प्रोस्ट्रेट। और ये दो जो टर्म हमने लिखा है प्राइड एंड प्लूम, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे कोई आप में से कोई आदमी बहुत हैंडसम है या कोई बहुत खूबसूरत है या कोई बहुत टैलेंटेड है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उस बात का उसको एक एहसास होता है कि हमारे पास ये है या मैं वो हूँ, और इसको जब कभी भी वो पब्लिक में थोड़ा सा डिस्प्ले करता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं होती, जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, उस तरह से जब कोई डिस्प्ले करता है आपने उस ब्यूटी को या किसी चीज़ को, तो हम बोलते हैं कि वो प्राइड या प्लूम कर रहा है। मेरा ख्याल है प्राइड एंड प्लूम को आप समझ गए, प्रोस्ट्रेट को भी समझ गए। अब दो टर्म यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, इन दोनों का मीनिंग भी सेम है। और आपको एक बात बताऊं, रिजाइन का मतलब होता है पद से त्याग देना, पद त्याग देना, त्याग पत्र दे देना। सो त्याग पत्र देना मतलब रिजाइन करना, ये तो हम सब लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देना नहीं है। यहाँ पे रिजाइन का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज के भरोसे छोड़ देना, मतलब भाग्य भरोसे छोड़ देना, अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर देना। और वही मतलब रिकंसाइल का होता है। सो रिकंसाइल और रिजाइन, ये जो दोनों टर्म्स हैं रिकंसाइल और रिजाइन, इनका मतलब होता है किसी सिचुएशन के सामने सबमिट कर जाना। मतलब अब हम जब कभी एक हालात कुछ ऐसे होते हैं, जिसमें आपको एक एग्जांपल बताता हूं, फिर आप इस दोनों टर्म को समझ जाएंगे। किसी स्टूडेंट ने सीजीएल का 5 बार लिखा, 5 अटेम्प्ट सीजीएल का लिखा, हर बार वो 1 नंबर 2 नंबर से उसका बेचारे का नहीं होता रहा। तो फाइनली
लास्ट अटेम्प्ट वो छठी बार दे रहा है और वो उसका आखिरी अटेम्प्ट है, तो अब तक वो 5 टाइम्स तो उसने फुल अपनी जो कैपेसिटी थी उसका यूज़ करा, फुल एफर्ट्स अपने अंदर डाले और बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करा और उसमें लगा, एग्ज़ाम को लिखा। लेकिन जब आखिरी अटेम्प्ट बचा तो वो बेचारा बेतहासा हो गया, क्योंकि इतना एफर्ट करने के बाद कभी रिजल्ट उसको सही नहीं आया। तो फिर उसने क्या करा, खुद को छोड़ दिया किस्मत के भरोसे, क्योंकि उसने माना कि अब जो होगा किस्मत में देखा जाएगा, अब हम बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेंगे, रात रात भर जाग के हम इतना नहीं पढ़ेंगे और अब हम जो होगा हम एग्ज़ाम तो देंगे लेकिन हम बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट नहीं करेंगे। अब उसने क्या करा, अपने सारे एफर्ट्स को लगाना बंद करा और किस्मत के भरोसे खुद को छोड़ दिया। तो इसके लिए भी हम इंग्लिश में जो 2 टर्म यूज़ करेंगे वो है रिज़ाइन और रिकनसाइल। जबकि मैं एक बात आपको और बताऊं, रिज़ाइन का मतलब कुछ और भी होता है, इस्तीफा देना होता है, और रिकनसाइल का एक मतलब भी कुछ और होता है, मेल मिलाप करना होता है। उस कंडीशन में जब उसका मीनिंग ये बने तो रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं करेंगे। मेरा मतलब बेहद साफ है कि इन दोनों शब्द का मतलब जब कभी भी हो कि अब हालात के सामने सरेंडर करना, ईल्ड कर जाना या सरेंडर कर जाना या ईल्ड कर जाना किसी सिचुएशन के सामने, खास करके इसलिए कि सामने वाला बहुत ही पावरफुल है, उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उसका मतलब भी रिजाइन और रिकनसाइल होता है। तो एक बार मैं हिंदी में फिर से बता देता हूं। इन दोनों का मतलब हुआ बच्चों, किसी बात को लेके गर्व महसूस करना है, दोनों का। तीसरे का मतलब प्रोस्ट्रेट का मतलब हुआ भगवान के सामने या किसी के अथॉरिटी के सामने बिल्कुल सबमिसिव बिहेवियर करना, नतमस्तक हो जाना, दंडवत प्रणाम करना, दैट्स प्रोस्ट्रेट। और रिजाइन और रिकनसाइल का मतलब होता है बच्चों, किसी के सामने, किसी हालात के सामने, सिचुएशन को चूंकि हम हैंडल नहीं कर पा रहे उसके सामने सबमिट कर जाना, सरेंडर कर जाना, ईल्ड कर जाना। तो ये जो हमने आपको बताया इसमें 9 वर्ड्स बताए और वो 9 वर्ब्स है, 9 के 9 वर्ब्स जो हमने बताया, जब वो पर्टिकुलर मीनिंग, वो एक खास मीनिंग प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे। अब मेरे ख्याल से पूरी बात को हम समराइज करते हैं। 9 वर्ब्स मैंने अभी आपको लिखा है, ये वर्ब्स जब वो एक खास मीनिंग प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम रिफ्लेक्सिवली ही यूज करेंगे। और मीनिंग कुछ और, इसके अलावा कुछ और मीनिंग प्रोड्यूस करेगा, उस केस में रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं करेंगे। तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान में रखना है बच्चों, और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, एक बार और आप रीड करिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और फिर आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। रटने की कोई जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, इसको हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे 2 बार रिवाइज करिएगा और रिफ्लेक्सिवली यूज जो ये 9 वर्ब्स मैंने आपको लिखाए हैं इसका आप इस्तेमाल करिए। अब हम इस पे बेस कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, जरा समझिएगा आप उन क्वेश्चंस को। ओके, अब आप क्वेश्चंस को देखो बच्चों। रवि prostrated himself before the deity मतलब भगवान की जो मंदिरों में मूर्ति होती, भगवान देवता, डीटी इज देवता की मूर्ति मंदिर में जो होती है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल आप देखो, राम was absent himself from the class। ये आपका हुआ बच्चों दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट में आपको बताता हूं, we can avail ourselves, we का ourselves बन जाएगा बच्चों, ourselves a taxi। और फाइनली एक टर्म और है, we can avail ourselves of this opportunity okay बच्चों, opportunity is अवसर। okay we can avail ourselves of this opportunity। ये 4 सेंटेंस हमने लिखा है।
अब आप इन चारों सेंटेंस पे गौर फरमाइएगा। देखिए फर्स्ट वन जो है, रवि प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द डीटी। प्रोस्ट्रेट का मतलब भगवान, मंदिर में देवता की मूर्ति, ओके। अब मंदिर में रवि गया और भगवान की मूर्ति है, उसके सामने रवि ने क्या करा, अपना जो बॉडी उसका पोस्चरिंग है उसको क्या करा, भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। और भगवान के सामने नतमस्तक होना मतलब प्रोस्ट्रेट करना, किसी के सामने प्रोस्ट्रेट करना मतलब नतमस्तक होना। जब यहाँ पे मीनिंग बनता है उसका, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, ओनली रिफ्लेक्सिवली। और बच्चों ओनली रिफ्लेक्सिवली का मतलब फिर से बताता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है। तो ये वर्ब क्या हो गया, ये वर्ब हो गया आपका रिफ्लेक्सिवली यूज्ड। और मैंने आपको बताया है कि प्रोस्ट्रेट का मतलब नतमस्तक होना जब होगा, रिफ्लेक्सिवली यूज होगा। अब यहाँ पे वो है, इसलिए देखिए जो सब्जेक्ट है रवि वही ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ, जो हिमसेल्फ है वो रवि है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है, तो हमने इसको रिफ्लेक्सिवली यूज करा और ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यही आपको मार्क करना है। बस इतनी सी बात है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। अब आप बात करो सेकंड में, राम वॉज एब्सेंट हिमसेल्फ। देखिए राम सब्जेक्ट है, यहाँ पे एब्सेंट के बाद मैंने हिमसेल्फ का प्रयोग करा, फ्रॉम दिस क्लास। अब मैं आपको एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहां पे एब्सेंट को जो मैंने इस्तेमाल करा वो एक एडजेक्टिव के तौर पे है। सो राम वॉज एब्सेंट हिमसेल्फ लिखने की कोई जरूरत, मैंने क्या बताया था, जब एब्सेंट को एज अ वर्ब यूज करेंगे, एब्सेंट को एज अ वर्ब जब भी हम यूज करेंगे तभी हम उसको रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे। मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन के आएगा। लेकिन वॉज हमने यहाँ पे तो वर्ब के तौर पे वॉज को लिखा हुआ, और वॉज के बाद कोई कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ पे या वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने यूज नहीं करा, ना तो एक्टिव वॉइस बनाए और ना ही पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करिए इस तरह से। ये एक्टिव वॉइस में है लेकिन ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, तो एब्सेंट किस तरह से यूज करा हुआ, एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। तो जब हम एब्सेंट को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे यूज में नहीं आएगा, और इसीलिए हम हिमसेल्फ को काट देंगे। और अब स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राम वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, राम वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मेरा ख्याल है हम इस बात को समझ चुके हैं। अब हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे। थर्ड जो सेंटेंस आपने लिखा हुआ, वी कैन अवेल आवरसेल्व्स अ टैक्सी। वी कैन अवेल मतलब यहाँ पे एक हम किसी को अपने आप में ही सजेशन दे रहे हैं, अपने हम वी मतलब एक से ज़्यादा हैं हम लोग, 2 3 4 लोग हैं हम लोग, और मैं उसमें से कोई एक आदमी, 3 4 में से कोई एक बोल रहा है कि अवेल कर सकते हैं एक टैक्सी को। मतलब यहाँ पे अवेल का मतलब होता है हायर करना। सो वी कैन हायर अ टैक्सी, मीनिंग क्या बना बच्चों, वी कैन हायर अ टैक्सी, हम एक टैक्सी को किराए पे ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अवेल एक वर्ब है, अनडाउटेडली ये एक वर्ब है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन अवेल का मीनिंग हमने आपको क्या लिखाया था, टेक एडवांटेज ऑफ, किसी हालात का फायदा उठाना की जब बात होगी तभी हम उसको रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे, अन्यथा रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं करेंगे। यहां पे अवेल का मतलब है फायदा उठाना नहीं है, हायर करना है, किराए पे लेना है। हायर करना, अवेल करना इज टू हायर करना, और जब हायर करना इसका मीनिंग बनेगा तो हम इसको रिफ्लेक्सिवली यूज कतई नहीं करेंगे। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो आपने इसमें जो वी के बाद आवरसेल्व्स लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं लिखना है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब हमने आप इसको काट दिया, आपने दोनों सेंटेंस में इसको काट दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपने यूज करा था उसको काटा। अब आप सेंटेंस पढ़ता है वी कैन अवेल अ टैक्सी। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों, सेकंड एंड थर्ड दोनों के दोनों अब करेक्ट हुआ, मतलब यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको फोर्थ सेंटेंस बताता हूं, वी कैन अवेल आवरसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहां पे बात बिल्कुल साफ है, हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, ये बात यहां पे इन्होंने करी है। तो ये अवेल करने मतलब टेक एडवांटेज ऑफ बना, और जब टेक एडवांटेज ऑफ बना बच्चों तो हमने यहां पे रिफ्लेक्सिवली ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट है वी, और यहां पे अवेल जो वर्ब है के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे आवरसेल्व्स को यूज करा। जो सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एक ही है, मतलब हमने इसको रिफ्लेक्सिवली यूज कर लिया और स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो 9 वर्ड्स मैंने आपको बताया, इन वर्ड्स को हम जब कभी भी यूज करेंगे उस मीनिंग के साथ, हम उसको हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे। मेरा ख्याल है कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। और बच्चों अगर आप इस पे कोई डाउट है तो हम लोग इसको डाउट क्लियरिंग सेशन जब करेंगे
तो उसमें डिस्कस करेंगे, या आप मुझे कमेंट करें और मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा अभी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे की बात को आगे बढ़ाएंगे। फाइन। अब जो है सेशन में हम थोड़े से वर्ड्स की बात करेंगे, वोकैब की बात करेंगे। आप सब लोग सीजीएल के एस्पायरेंट्स हैं और बहुत ही सिंसियर एस्पायरेंट होने की वजह से इस बात से आप फैमिलियर होंगे, मतलब बखूबी आप इस बात को जानते होंगे कि हमें वोकैब को भी बहुत बढ़िया से काम करने की ज़रूरत है, और ग्रामर के साथ साथ। सो ग्रामर पे भी हमें बहुत ही प्रिसीजन के साथ काम करने की ज़रूरत है। प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेसी के साथ काम करिए, और वोकैब पे भी अच्छा से काम करिए, और कुल मिला के दोनों को मिलाइए, और फिर आप सफलता को हासिल करिए। तो अब हम आपको थोड़े से वोकैब की बात करेंगे और वोकैब लर्न करते हैं। और वोकैब में हमारे एक जो आप सब लोग समझते होंगे कि वोकैब को हम अगर लर्न भी कर लेते हैं ना, तो उनको रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब उनको लंबे समय तक अपने दिमाग में बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस बात को थोड़ा हमें अपने लर्निंग जो प्रोसेस है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ हमें किस तरह से वर्ड्स को लर्न करने चाहिए। थोड़ा स्लो बेशक हो सकता है जो हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसेस होगा। इसीलिए आप कोशिश करिएगा इस तरह से इस टेक्निक को अडॉप्ट करने का, और बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बच्चों, ओके, अब मैं आपको वोकैब सेशन का, आपने पढ़ा होगा वोकैब में, आप सारे बच्चे जानते होंगे कि वोकैब लर्न करने का एक बड़ा इफेक्टिव तरीका है रूट वर्ड्स, है बच्चों। रूट वर्ड्स के थ्रू आप लर्न करते हैं। ओके, तो रूट वर्ड्स से हम लर्न करते हैं, बहुत इफेक्टिव है रूट वर्ड्स, अनडाउटेडली बहुत बढ़िया तरीका है रूट वर्ड से हम वर्ड्स को लर्न करें। लेकिन हम थोड़ा सा अभी हम रूट वर्ड पे अलग से हम आपको बताएंगे क्लास, हम रूट वर्ड पे, लेकिन अभी जो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ वो एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू आप वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करें, तो बेहतरीन आपको याद रहेगा। हम उस पे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप वहां पे देखें, अभी हम रूट वर्ड पे काम नहीं करके टेक्निक से हम काम नहीं कर रहे, हम एग्जाम्पल वाला टेक्निक से काम कर रहे हैं, है ना। तो इससे आपका दोनों फायदा हो जाएगा। कौन कौन सा? एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला भी काम हो जाता है, और उस किस कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करा गया है इसको बेहतर समझ पाते हैं ना। तो मैं आपको पहले इस पे एक सेंटेंस लिख के बताता हूं, वोकैब के अंदर ही हम इसको लर्न करेंगे। इगोइज्म इज द डॉक्ट्रिन दैट human beings are innately selfish। ये हम सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स सेल्फिश होते हैं। फाइन, ओके, अब आप इस बात पे बच्चे लोग गौर करिए। इगोइज्म इज द डॉक्ट्रिन। अब आप देखो, इगोइज्म सब्जेक्ट है, अब इसका हमें मीनिंग लर्न करना है। हम अंडरलाइन करेंगे जो वर्ड्स हमें लर्न करना है। डॉक्ट्रिन, फाइन, दूसरा वर्ड शायद आप सब कुछ बच्चों को मालूम होगा डॉक्ट्रिन का मतलब, एंड कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा। ओके, एंड थर्ड वन इज ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द इनेटली। तो 3 वर्ड्स हो सकता है हमारे लिए चैलेंजिंग यहाँ पे है। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं ईगोइज्म क्या होता है। तो हमने ईगोइज्म को ही डिफाइन करा हुआ है, इस सेंटेंस में ईगोइज्म का मीनिंग लिखा हुआ है। ये सेंटेंस जो है ईगोइज्म टर्म को ही डिफाइन कर रहा है कि ईगोइज्म क्या होता है। तो ईगोइज्म जो होता है, अगर हम इन 2 वर्ड को, इधर वाले पार्ट को समझ ले तो हम ईगोइज्म को ही समझ लेंगे। अब आप देखो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको पहला वर्ड बताऊं, डॉक्ट्रिन, a set of beliefs, a set of beliefs that are held and advocated मतलब taught। एक सेट ऑफ बिलीफ्स होता है। a set of beliefs का मतलब विश्वासों का, बिलीफ्स का एक सेट होता है, जिसको हम कोई भी इंस्टीट्यूशन, खास करके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी है या रिलीजन है, जैसे हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म का एक डॉक्ट्रिन है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी है उनका अपना एक डॉक्ट्रिन होता है। सो डॉक्ट्रिन वो सेट ऑफ बिलीफ्स होता है जिसको हम अपने अंदर रखते हैं, मेंटेन करते हैं, और उसको हम पढ़ाते भी हैं, दूसरों को हम सिखाते भी हैं, मतलब हम उसकी हम एडवोकेसी भी करते हैं। सो कोई भी वो विश्वास
या सेट ऑफ बिलीफ्स जिसको हम मेंटेन करते हैं और हम उसकी वकालत भी करते हैं, उसको हम डॉक्ट्रिन बोलते हैं। और डॉक्ट्रिन का एक मीनिंग और भी होता है, जब कभी भी आपका स्टेटेड प्रिंसिपल्स होता है या स्टेटेड कंडक्ट होता है, खास करके इंटरनेशनल रिलेशन में या मिलिट्री वगैरह में, तो आपने सुना होगा कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, मतलब इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, मतलब जिस बात को इंडिया बिलीव करता है कि हम भी, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर हमारे बॉम्ब्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे डॉक्ट्रिन ये है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका, जब तक हम पे कोई न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना कर ले तब तक हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल से उन वेपन्स को निकालेंगे नहीं। तो इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन। सो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है एक सेट ऑफ बिलीव्स जो हम मानते हैं और जिसकी हम वकालत करते हैं। अब वापस आइए, ईगोइज्म एक सेट ऑफ बिलीव्स है जिसकी हम वकालत करते हैं, जिसको हम मानते हैं, और वो बिलीफ क्या है। अब यहाँ पे कंजंक्शन दैट से स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्लॉज की शुरुआत करते हैं। ग्रामेटिकली आप देखो तो ये एक क्लॉज है, ईगोइज्म इज द डॉक्ट्रिन, ईगोइज्म एक डॉक्ट्रिन है, ओके, दैट एक कंजंक्शन के तौर पे यूज करा। यहाँ के बाद दूसरा क्लॉज की शुरुआत करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स सब्जेक्ट हो गया, आर इनेटली सेल्फिश, सेल्फिश हम सब लोग समझते हैं। इनेटली अब टर्म में आपको बताऊं बच्चों, डॉक्ट्रिन समझ गया आप, जिसको हम एक कोई भी सेट ऑफ बिलीफ्स जिसको हम मानते हैं सच, जिसको हम सच मानते हैं और जिसकी हम वकालत भी करते हैं कि नहीं यही सच है, ऐसा ही होता है, तो उसको हम डॉक्ट्रिन बोलते हैं। ओके, अब मैं इस टर्म को हटाता हूं, अब मैं इसकी जगह दूसरा टर्म इनेटली को मैं आपको समझाता हूं। इनेटली सेल्फिश। अब इनेटली सेल्फिश का मतलब क्या होता है? इनहेरेंटली, और आपने ये टर्म सुना होगा, इनहेरेंटली मतलब स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, इसके लिए दूसरा टर्म आप यूज करें। नेचुरली का मतलब क्या है कि नेचर ने जो हमें बनाया, नेचर ने जिस तरह से हमको बनाया, परमात्मा ने जो हमें बनाया है, तो उसकी बनावट ही हमारा जो एक जेनेटिक मेकअप है, वो हमारा जेनेटिक मेकअप ही कुछ इस तरीके का है कि हम जो है सेल्फिश ही हैं और हम सेल्फिश बिहेवियर हम करते हैं। तो इनेटली मतलब सहज रूप से, या हिंदी में आप समझ सकते हैं इसको स्वाभाविक रूप से, सहज या स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से हम कैसे हैं भाई, हम सेल्फिश हैं। तो अब आप वापस पूरे सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करिए, और अगर ऐसे सेंटेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं तो भी हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है ईगोइज्म टर्म को डिफाइन कर रहा है कि ईगोइज्म एक मत है, विश्वास है, एक विश्वास जिसको हम मानते हैं और जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। और वो क्या है कि आदमी लोग जो है ना, मानव जाति जो है, वो क्या है, स्वाभाविक रूप से सेल्फिश है। सेल्फिश का मतलब होता है सेल्फिश, स्वार्थी। सो सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। सो ह्यूमन बीइंग्स स्वार्थी है और प्राकृतिक रूप से हम बने ही हैं स्वार्थी, हम सेल्फिश बने ही हैं, यही बात यहाँ पे करी जा रही है। तो अब आप बोलो कि ईगोइज्म का मतलब क्या हुआ? ईगोइज्म का मतलब ही हुआ कि ये एक विश्वास कि हम सब मानव जाति स्वार्थी हैं, ये इसी को हम ईगोइज्म कहते हैं। और ईगोइज्म क्या है? एक सेट ऑफ बिलीफ है जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं आप, डॉक्ट्रिन। सो डॉक्ट्रिन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप में एक वोकैब क्या आती है जिसमें बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर आप यहाँ पे इसी को लिख के देगा बच्चों, तो वो लिखेगा अ डॉक्ट्रिन दैट ह्यूमन बीइंग्स आर इनहेरेंटली सेल्फिश। अब उसके लिए आगे आपको क्या लिखना होगा? ईगोइज्म। तो हम इस तरह से वर्ड्स को लर्न करें तो हमारे ख्याल से बच्चों बेहतरीन काम करेगा। और अल्टीमेटली हम सब लोग जानते हैं इस बात को, आप भी इस बात से सहमत हैं कि अब जो सीजीएल है उसमें जो अब कंपटीशन थोड़ा टफ सा हो गया है, थोड़ा नहीं बेहतर हो गया है, काफ़ी टफ हो गया है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को, सच्चाई को समझें कि सीजीएल अब चैलेंजिंग हो गया हमारे लिए, हमें ज़्यादा एफर्ट्स को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और एक्यूरेसी को भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। और पहले जो हमारा लर्न करने का तरीका जो सिर्फ रट्टा मार के हम पहुंच जाते थे, अब ऐसा संभव नहीं होता। और इसलिए हमें रटने पे कम यकीन करना है और हमें एप्लीकेशन पे बात करनी है। आप रूट वर्ड से वोकैब को लर्न करिए और आप एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू वर्ड्स को लर्न करिए, आपको समझ में आएगी और लंबे समय तक हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब जगह हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बेहतर तरीका है। तो इस तरह से आप लोग लर्न करिए बच्चों। सो ईगोइज्म एक बिलीफ है कि हम सब लोग स्वार्थी हैं, दैट्स इट। इनेटली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, हम बने हुए ही ऐसे हैं, प्राकृतिक रूप से बना हुआ होना, उसको हम बोलते हैं इनेटली या इनहेरेंटली या नेचुरली। जो हमारा नेचुरल मेकअप, हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं।
हम डॉक्ट्रिन तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो कुछ इस तरह से हम वर्ड्स को लर्न करेंगे। ये एक तरीका है बच्चों जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा रूट वर्ड्स तो आप जानते होंगे, रूट वर्ड्स का भी मैं आपको एक आध टर्न बताता हूं, रूट वर्ड पे हम लोग किस तरह काम करते हैं बच्चों। सो ओके, अब जैसे आपने एक टर्म अभी अभी मैंने बात करी, एक टर्म हमने यूज करा, जैसे मान लो आपने एक टर्म यूज करा अल्टर। अल्टर एक वर्ड है जो रूट वर्ड पे अगर हम इस बात करें, इसको एक रूट वर्ड के तौर पे हम यूज करें, तो अल्टर का एक मीनिंग होता है अदर, अदर। और अभी आपने एक टर्म यूज करा ईगो। ईगो इज वंस बिलीफ ऑफ वन सेल्फ या वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, सेल्फ। या ईगो के लिए आप यूज करेंगे आई, आई मतलब मैं। सो ईगो इज आई, ईगो इज सेल्फ, और अल्टर इज अदर, अदर्स मतलब दूसरे लोग। तो इस तरह से अगर आप इसको समझने की कोशिश करो बच्चों, अब इन दोनों को वर्ड को मिला के हम बनाते हैं एक वर्ड। जैसे अगर आपने यूज करा ईगो और अल्टर ईगो, अल्टर ईगो, तो अल्टर ईगो दोनों वर्ड जो इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, अल्टर ईगो, इसका मतलब होता है द अदर सेल्फ या द सेकेंड सेल्फ। द सेकेंड सेल्फ का मतलब मैं बताता हूं। जैसे आपको एक मैं पहले सेंटेंस लिखता हूं, अमित शाह, अमित शाह इज द अल्टर ईगो ऑफ मोदी। अब आप देखो मोदी और अमित शाह, अल्टर ईगो है, अमित शाह अल्टर ईगो है। किसका अल्टर ईगो? मोदी का अल्टर ईगो। मतलब मोदी का अगर डुप्लीकेट तैयार किया जाए, उसके जगह कोई किसी को रखी जाए, देन ही इज अमित शाह। मतलब वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र। सो हमारी कहते नहीं, ये हमारी कहते, एक आपने देख करण अर्जुन, एक जैसे करण अर्जुन को अगर हम बात करें तो करण कौन है? अर्जुन का अल्टर ईगो है। राम और श्याम, एक मूवी आपने देखी होगी जय एंड वीरू, एक शोले मूवी आई थी, बहुत बहुत पुरानी मूवी है शोले। उसमें आपने अगर शायद देखी हो तो दो कैरेक्टर है, एक का नाम जय है धर्मेंद्र और दूसरे का नाम वीरू, धर्मेंद्र है अमिताभ बच्चन, ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं जय एंड वीरू। तो वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बहुत बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। तो वो उसका जय वीरू का अल्टर ईगो है और वीरू जय का अल्टर ईगो है। तो अल्टर ईगो मतलब सेकंड सेल्फ। अगर जय नहीं है तो वीरू उसकी जगह है, और वीरू नहीं है तो जय उसकी जगह है। बिल्कुल दोनों में कोई फर्क नहीं है। इतने क्लोज रिलेशन को, इतने क्लोज फ्रेंड को, सेल्फ मतलब हमारा ही दूसरा सेल्फ, सेल्फ मतलब मेरी ही जगह, मेरा ही कोई दूसरा, इतना क्लोज रिलेशन। तो उसके लिए हमने टर्म यूज करा अल्टर ईगो, और आप इस बात को समझ गए। अब मैं आपको दूसरा टर्म इसी से बताता हूं, ईगो से जो हम दूसरा टर्म बताते हैं आपको। अब आप इसे पे एक टर्म यूज करते हो ईगोइज्म। अभी तो मैंने आपको बताया ईगोइज्म, अब आप इस पे एक टर्म यूज करो ईगोटिस्ट। अब देखो ईगोटिस्ट, अब ईगोटिस्ट जो टर्म है, या ईगो सेंट्रिक एक टर्म मैं बताता हूं आपको, ईगो सेंट्रिक। अब देखो ईगोटिस्ट कौन होता है? वन हु कीप बोस्टिंग ऑफ वंस अकम्प्लिशमेंट्स, जो इंसान अपने बारे में बहुत ज्यादा फेंकता हुआ नजर आए, उसको हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। जैसे आपने बोला एक टर्म ईगोइस्ट, अभी हमने पढ़ा, एक हमने ईगोइज्म की बात करी, उसी से क्या बनाते हो आप टर्म ईगोइस्ट। ईगोइस्ट कौन होता है? ईगोइस्ट होता है सुप्रीमली सेल्फिश, सुप्रीमली सेल्फिश, सुप्रीमली सेल्फिश। जो सुप्रीमली सेल्फिश है, बहुत ही स्वार्थी है, उसको हम ईगोइस्ट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब ईगोटिस्ट, ईगो देखिए सब में ईगो लगा हुआ, ईगो मतलब सेल्फ, ईगो मतलब आई। तो तीनों टर्म में आप देखिए ईगो ईगो लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा फर्क है। ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट में फर्क क्या है? जो ईगोटिस्ट होता है ना, वो कीप्स बोस्टिंग ऑफ हिज अचीवमेंट्स। सो कीप्स, वन हु कीप्स बोस्टिंग, वन हु कीप्स बोस्टिंग ऑफ या टॉकिंग ऑफ, बोस्टिंग ऑफ वंस accomplishments, मतलब बच्चों वो ईगोटिस्ट नाउन है, नाउन के तौर पे हम यूज करते हैं ईगोइस्ट को भी, और इसको भी ईगोइस्ट मैन भी आप यहां पे लिख सकते हैं, ईगोइस्ट। सो ईगोटिस्ट कौन हो गया? वन मतलब समवन हु कीप्स बोस्टिंग ऑफ वंस अकम्प्लिशमेंट, जो अपने उपलब्धियों के बारे में बड़ी फेंकता हूँ। मैंने पहली बार में सीजीएल को क्रैक कर लिया,
और मेरे पास एक लग्जरी कार है, और अभी अभी मैंने एक फार्म हाउस लिया है, और हमने बैंक बैलेंस मैंने इतना कर लिया, और मेरे बहुत डींगे मारने वाला जो इंसान, और हर जगह पे अपनी बात, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। मेरे एक मित्र हैं, वो IAS ऑफिसर है, मेरा काम नहीं हो रहा था, मैंने एक बार फ़ोन करा, मेरा काम तुरंत हो गया। मैंने PMO को फ़ोन किया और तुरंत हमारा काम हो गया। इस तरह के जो फेंकने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा, तो ऐसे इंसान को हम ईगोइस्ट नहीं बोलते, ऐसे इंसान को हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। सो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों में सेल्फ है, आई लगा हुआ है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया कि ईगोइस्ट जो है वो सिर्फ अपने बेनिफिट की बात करे, भैया मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मतलब मेरा क्या हित है, मेरा क्या इंटरेस्ट है। ऐसे इंसान को जो अपने इंटरेस्ट के लिए हमेशा सोचता है, अपने एडवांसमेंट की बात करता है, अपने प्रॉफिट की बात करता है या सोचता है, ऐसे इंसान को हम ईगोइस्ट बोलते हैं। लेकिन जो इंसान हर बात पे मैंने एकदम से ये कर दिया, किसी से नहीं हो रहा था, मैं गया और 1 मिनट में मैंने ये करवा दिया, इस तरह की बात, मैंने इतना अचीव करा, मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से वो हो गया, इस तरह की जो बातें करेगा, मतलब बोस्टिंग करता हुआ नजर आएगा, ऐसे इंसान को हम ईगोटिस्ट कहते हैं। तो ये टेक्निकली थोड़ा सा फर्क भी है इन दोनों टर्म्स में, इसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें हम रूट वर्ड ईगो को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ईगो इसमें भी है, ईगो इसमें भी है, और थर्ड वन जो हम यूज कर रहे हैं ईगो, दैट्स ईगोसेंट्रिक। अब आप इस ईगोसेंट्रिक की बात करें, सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, सेंटर में। जो इंसान हमेशा खुद को, अपने आप को दुनिया के सारे एक्टिविटीज के सेंटर में रखता हो, उसको हम ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। तो ईगोसेंट्रिक इज जो वन हु कीप्स वन सेल्फ एट द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, उसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। बहुत ही ज्यादा ईगोटिस्ट जब कोई होता है, बहुत ही ज्यादा, तो हम उसके लिए यूज करते हैं सेल्फ। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड वो इंसान है जो बहुत ज्यादा क्या है, ईगोटिस्ट है या ईगोइस्ट है, जो भी आप बोल सको उसको हम बोलते हैं सेल्फ सेंट्रिक या सेल्फ सेंटर्ड एंड अल्टर ईगो। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि हमारा ही दूसरा कोई सेल्फ, उसको हम अल्टर ईगो बोलते हैं बच्चों। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 4 टर्म आपने लर्न करा, और उसमें सब में ईगो टर्म है, और उससे आप समझ गए कि हमें किस तरह चीज़ों को समझना है और याद रखना है। इस्तेमाल करिए, और रूट वर्ड से भी वोकैब को लर्न करिए आप, और आप लर्न करिए मुख्य रूप से एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू। उसमें कोई वर्ड आए उसको वहीं लर्न करिए, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करा गया है, इस बात पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, खास करके बैंकिंग सर्विसेज में या आपके CGL में भी कुछ जगह पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बोला जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बताइए, कॉन्टेक्सुअल मीनिंग बताइए। मतलब उसका डिक्शनरी अगर आप देखोगे ना तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करा गया है, तो वो जो होता है कॉन्टेक्सुअल मीनिंग को समझना हमारे लिए बेहतर होता है, और वहीं से हमको बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं। इसीलिए बच्चों, हम जब लर्न करें तो दोनों अप्रोच रखना, हमें रूट वर्ड वाला भी लर्न करिए, और एग्जाम्पल सेंटेंस में जिसमें कि हमें कॉन्टेक्सुअल मीनिंग मिलता है उस पर भी आप लोग बात करिए। मुझे यकीन है आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं, और मुझे यकीन है आपने इसमें कुछ लर्न करने की कोशिश करी होगी, और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और हम लोग साथ मिलकर लर्न करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। थैंक यू।